Welcome dear students, in this series of chemical reaction and equation class 10, this is the fourth video. ठीक है, बाकी जो 3 वीडियोज है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से देख लेना. सो ये हमारी 4th वीडियो. इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, मतलब उनके स्टेप्स हमने पढ़े थे. अभी हम देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम. ठीक है, जैसे कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है तो वो देखने में कैसे बेटर लगेगी, क्या क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, सो एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि कोई कंपाउंड्स हैं, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनके हम फिजिकल स्टेट लिख दें, जैसे कि सॉलिड. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, इन्हें हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के आगे. जैसे कि अगर CO2 है तो हम क्या ऐसे लिख देंगे, गैस. तो पता चल जाएगा ये एक गैस है. रिएक्शन की कंडीशन. ठीक है, तो कंडीशंस में क्या क्या आता है, जैसे कि टेम्परेचर. ठीक है, कितने प्रेशर पर हो रही है रिएक्शन, कितने टेम्परेचर पर हो रही है, तो हम ये सब लिख सकते हैं. हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन. ठीक है, कि मतलब हीट कैसे चेंज हुई, कितनी हीट चेंज हुई है, कि हीट हमें इसमें देनी पड़ी या लेनी पड़ी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम ये सब उसमें शो कर सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, मतलब कैसा है, वो एक डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, कुछ भी है. ओके, सो ये समझ आया आपको. और आगे हमारा क्या है, देन हमारा है नेचर ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का नेचर कैसा है, मतलब कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बैकवर्ड भी होने लग जाती हैं. स्पीड ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड कैसी है, फास्ट है, रिएक्शन फास्ट हो रही है या फिर रिएक्शन स्लो हो रही है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं अपनी एक इक्वेशन लिखते टाइम. ठीक है, जैसे कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव लगे. ओके, अब हमारा जो 5.5 टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन. किसी भी एक केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या क्या करती है. तो इट प्रोवाइड्स द नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. इससे क्या पता चलता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन से, इक्वेशन केमिकल इक्वेशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो केमिकल इक्वेशन से क्या पता चलता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, वो क्या है. जैसे कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट रखा है. ठीक है, कोई रिएक्शन हुई है तभी एक प्रोडक्ट बना है, तो इससे एक केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, तो इस प्रोडक्ट का हमें नाम भी पता चल जाएगा. इट गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन हुई है तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने प्रोडक्ट्स थे. ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मतलब वो हमें बताता है कि मतलब इंफॉर्मेशन देता है अबाउट रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अगर गैसियस है, ठीक है, गैस की फॉर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी गैस है, उतनी गैस है. तो एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि कितनी वॉल्यूम है अगर गैसियस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, एक केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं. ओके, सो इसमें क्या आता है हमारा, इसमें हमारा इट डज नॉट टेल अबाउट द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट. जैसे कि केमिकल इक्वेशन कोई लिखी हुई है तो ये क्या होती है, ये हमें ये नहीं बता सकती कि ये रिएक्शन गारंटेड हो जाएगी या नहीं होगी. ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा. सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ रिएक्शन. ये नहीं बताएगी कि कितना टाइम लेने वाली है कोई रिएक्शन. अगर केमिकल इक्वेशन लिखी है उसे देखकर हम नहीं बता सकते कि रिएक्शन होने वाली है या नहीं, और उसे देख के हम नहीं बता सकते कि वो इतना टाइम लेगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी अभी तक वो किसके कौन से टॉपिक के अंडर में थी, केमिकल इक्वेशन के अंडर में. ठीक है, मतलब इस वीडियो में हमारा केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो चुका. अब हमारे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ. तो अभी हम उसे भी पढ़ते हैं आगे. तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो ये हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, याद रखना है, रिएक्शंस की बात चल रही है. तो 5 टाइप्स की होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो जो एक्सप्लेनेशन में मैं पहले आपको बताऊंगी कॉम्बिनेशन, देन डीकम्पोजिशन, फिर आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ पर मैंने C पहले लिखा है, B पहले लिखा है. ठीक है, क्योंकि
जो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी आपस में रिलेटेड है, तो अगर उन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो अभी हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single new compound is called combination reaction। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है, 2 सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, सिंगल न्यू कंपाउंड। 2 सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का तो मतलब ही होता है कंबाइन होना, मतलब जुड़ना। तो 2, अब एक अकेला कंपाउंड तो जुड़ता नहीं है, कोई 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड होने चाहिए, तो 2 कंपाउंड एक साथ जुड़ते हैं और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अनदर नेम क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी एक ऐसे एग्जांपल लें तो A + B गिव्स आउट AB, मतलब ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, उन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट मिलकर बना दिया। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो जरूर ही पूछेंगे अगर एग्जाम में कभी आएगा तो कभी अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे कंबशन ऑफ कोल के लिए रिएक्शन पूछ ली, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर कंबशन की बात आती है कभी भी तो आप O2 की रिएक्शन करवा दें। ठीक है, कोल क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन हुए और क्या बना दिया, CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें कि रिएक्शंस लिखी होती है, इक्वेशन लिखी हुई है, आपको देखकर बताना है कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस देखकर ही पता चल जाते हैं जिनके रिएक्टेंट साइड में प्लस है 2 कंपाउंड के बीच में और एक सिंगल सब्सटेंस है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है और 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक साथ रिएक्शन की, कंबाइन हुए और क्या बना दिया, HCl, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट हुए, कंबाइन हुए और क्या बना दिया, 2H2O, मतलब वाटर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखकर ही पहचान सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट्स होंगे और एक सिंगल सब्सटेंस जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। अब जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ इतना ही होता है, ये बहुत इजी रिएक्शन है, आपको आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक अप टू गिव 2 or more सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक हो गया और 2 सब्सटेंस में फॉर्म हो गया, मतलब 2 प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, ये दोनों थे, मतलब 2 रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में क्या, डीकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन क्या होता है कि एक सब्सटेंस है वो 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहली हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब होता है हीट। ठीक है, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो मतलब अगर कोई कंपाउंड हीट की वजह से क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल मतलब हीट। अब हीट का एक साइन होता है, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल जैसा साइन, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड है ये। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है, सॉरी KCl होता है क्लोराइड, बट ClO3 है, तो ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, जिसे हमने हीट दी तो वो KCl और O2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो ये क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब क्या सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। समझ आ रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोजिशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। किसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। देन है हमारा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो, जब भी फोटो वर्ड आ जाए, ठीक है, साइंस में, उसका मतलब होता है लाइट। तो लाइट के थ्रू, अब लाइट कौन सी होगी, तो हम LED लाइट की तो बात कर नहीं रहे होंगे। साइंस में कभी भी लाइट की बात होती है तो वो हमेशा नेचुरल लाइट होती है, और नेचुरल लाइट क्या होती है, हमारी सनलाइट। ठीक है, तो क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर Ag और ब्रोमाइड Br। तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट दी तो वो 2Ag और Br2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब
सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो गए, किसकी वजह से? सनलाइट। तो ये क्या हो गई हमारी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, और डीकम्पोजिशन के हमने 3 टाइप्स पढ़े। कौन कौन से थे हमारे? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अगर कोई ऐसा डाउट होगा जो कमेंट में ही सॉल्व हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आप बट डाउट्स अपने कमेंट में जरूर बोलिए, बिकॉज तभी मेरे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, फिर मैं उनको सॉल्व कर दूंगी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहली बात, इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये क्या बोल रही है कि इसमें 2 रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट तो सिंगल होगा, एक ऐसा होगा जो जिसमें हमारे 2 कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक जो होगा हमारा एक एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के दूसरे को रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या है इसका कि ये मतलब इसमें 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट सिंगल होगा जो एक सिंगल कंपाउंड है, एक जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, मतलब वो 2 आयन से मिलके बना होगा। तो जो सिंगल वाला है वो किसी भी एक आयन को, अब कौन से आयन को डिस्प्लेस करेगा? उस आयन को डिस्प्लेस करेगा जिसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी। ठीक है, तो एक को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेगा और उसे अकेला कर देगा। जैसे यहाँ BC है और A है, तो A और C आपस में कंबाइन हो गए और B को अकेला कर दिया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो A ने B को कर दिया डिस्प्लेस, C को नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि B की रिएक्टिविटी A से कम है और C की ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए A और C आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए और B को अकेला कर दिया। ठीक है, तो A ने किसकी? B की पोजीशन ले ली यहाँ पर। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमें लर्न करनी होती है एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो वो ये सीरीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। उसके लिए एक ट्रिक भी है जो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, अगर पूरी ट्रिक दिख जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ट्रिक है। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर की साइड लिखे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, देन हमारे नीचे की साइड कौन से मेटल्स हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो कैसे कैसे स्टार्ट है? ट्रिक हमारी क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ठीक है, आज पहले मैं आपको बता देती हूँ, मतलब ये प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्या है। तो P से मतलब प्लीज में P से क्या है? पोटेशियम, S सोडियम, C से कैल्शियम और M से मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ठीक है, फिर क्या है? Ag, A से एल्यूमिनियम, G से जिंक, Ag। ठीक है, हस्बैंड को कहते हैं ना Ag, तो ये क्या है? Ag, A से एल्यूमिनियम, G से जिंक। आई लाइक क्रिस्पी स्वीट ग्रीन पास्ता, आई लाइक क्रिस्पी स्वीट ग्रीन पास्ता। I से आयरन, L से लेड, C से कॉपर, S से सिल्वर, G से ग्रीन, P से प्लेटिनम। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी Ag, आई लाइक क्रिस्पी स्वीट ग्रीन पास्ता। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो पोटेशियम क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है और प्लेटिनम क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम इसे करते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 एंड मैग्नीशियम मतलब Mg। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? हम क्या कर रहे हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे दो एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है। इसमें क्या एक मेटल है। ठीक है, तो एक मेटल दूसरे मेटल को ही डिस्प्लेस करता है। अब देखते हैं हम कि मैग्नीशियम इस Cu को डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो वो किसके थ्रू पता चलेगा? हमें रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम ये रहा, और दूसरा हमारा क्या था? कॉपर। कॉपर बहुत नीचे, तो जो ऊपर होता है ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। तो मतलब मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बहुत इजीली। ओके, सो क्या है यहाँ पर? कॉपर है, कॉपर और मैग्नीशियम। तो क्या बन जाएगा? Mg। Mg Cu की जगह ले लेगा तो SO4 के साथ आ जाएगा
और प्लस Cu अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसे करते हैं एक बार कॉपर सल्फेट, तो मतलब फिर से CuSO4 प्लस प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम और कॉपर की रिएक्शन हम देखते हैं, तो देखते हैं प्लेटिनम कहाँ है कॉपर कहाँ है। तो प्लेटिनम तो ये रहा हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, किसे डिस्प्लेस करना है, कॉपर को। तो प्लेटिनम नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो प्लेटिनम कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, क्योंकि क्या है इसकी मतलब जो प्लेटिनम है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एनायन एंड कैटायन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल एक्सचेंज देयर प्लेसेस एंड फॉर्म्स टू डिफरेंट कंपाउंड। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दो हैं और प्रोडक्ट भी दो। ठीक है, दो प्रोडक्ट है और दो ही रिएक्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था, बट यहाँ एक मेटल था और एक आयनिक कंपाउंड था। अब यहाँ पर दो आयनिक कंपाउंड हैं जो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो आगे वाला होता है इसके पीछे वाले के साथ चला जाता है, और ये जो पीछे वाला है ये इसके आगे वाले के साथ आ जाता है। मतलब अभी AB है तो यहाँ क्या हो गए AD। ठीक है, और CD थे तो वो क्या हो गए CB। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो वाटर में कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, तो मतलब पानी में कोई सॉल्ट डाला हुआ है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर दो सॉल्ट्स की बात चल रही है, टू सॉल्ट्स आर मिक्स टुगेदर एंड सम सॉल्ट प्रेसिपिटेट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पानी में हमने दो सॉल्ट को एक साथ डाल दिया, उनका सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या होगा, कुछ सॉल्ट रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट मतलब एक पाउडर की फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे AgNO3, ये क्या है, ये एक हमारा सॉल्ट है, NaCl एक हमारा सॉल्ट है, तो उन्होंने क्या करी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो Ag जो है मतलब आगे वाले का जो आगे वाला है वो सेकंड के पीछे वाले के साथ आ जाएगा, मतलब AgCl। आपको ये ही याद रखना है, दो कंपाउंड्स है, आगे वाला सबसे लास्ट वाले के साथ, मतलब जो स्टार्टिंग वाले हैं वो एक साथ हो जाएंगे, स्टार्टिंग और लास्ट वाले एक साथ और बीच वाले एक साथ। ठीक है, हमेशा मेटल जो होता है उसका नाम पहले आता है, तो AgCl हो गया। अब NO3 और Na एक साथ आएंगे, तो मेटल कौन सा है, Na, तो NaNO3। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाइट PPT, ये मतलब ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ गया। सेकंड क्या है हमारे टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, NaOH और HCl। तो दोनों में एसिड क्या है, HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है। ठीक है, एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, NaCl एक सॉल्ट और क्या बना रहे हैं, वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर इन्होंने बना दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस एक साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ ली, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ ली। ठीक है, 5 टाइप्स की रिएक्शन थी, उसमें हमारी कौन सी बची अभी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो उसे भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ये थोड़ी टिपिकल है, इसे ध्यान से समझना। तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, उस सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है उसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन है, उसके पास अगर हाइड्रोजन है किसी भी सब्सटेंस के पास, अगर उसने हाइड्रोजन किसी को दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अब उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। वहीं जो हमारा रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा है, अगर वो ऑक्सीजन को लॉस करता है और गेन करता है हाइड्रोजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है किसी भी रिएक्शन के टाइम, तो सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन। मतलब रिडक्शन क्या है कि हाइड्रोजन को वो गेन कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन को वो लॉस कर रहा है। वही जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, हाइड्रोजन को वो लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन को वो गेन कर रहा है। ठीक है, ये दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा ZNO+C, ठीक है, तो इसने क्या किया,
ओ जेड ने क्या कर दिया, ओ को लॉस कर दिया, ठीक है। और सी ने क्या करा, ओ को गेन कर लिया यहाँ पर, मतलब यहाँ जेड एन के साथ ओ है, यहाँ नहीं है, यहाँ सी अकेला, यहाँ सी के साथ ओ है। तो जिसने ओ लिया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब सीओ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जेडन ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसने ओ को लूज कर दिया। बेशक इसने एच को नहीं लिया बट ओ को लूज कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसने ओ को गेन कर लिया, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। इसमें दो चीजों ने वर्क किया, दो एजेंट है इसमें, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट कौन होते हैं, जो किसी काम को करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। तो मतलब जेडन ने करवाया ऑक्सीडेशन सी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेडन के पास ओ था, उसने ओ इसे दे दिया, मतलब इसने क्या किया, सी का ऑक्सीडेशन करवाया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये खुद रिड्यूस हो गया, खुद का रिडक्शन करवा लिया इसने, और दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, जैसे ये सी है, खुद ऑक्सीडाइज हो गया बट इसका रिडक्शन करवा दिया, तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आयंस वर्क करते हैं, ठीक है। तो आयंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो गेन कर रहा है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है। उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ऑयल रिग, OILRIG, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस। अगर हमने ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हमने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। तो ऑयल रिग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, हमारी ट्रिक है ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन, हमने पांचों की पांचों रिएक्शन कवर कर ली, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन हमने पढ़ी डीकम्पोजिशन, फिर हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की, उसकी ट्रिक भी है, आप उसे लर्न कर लेना अच्छे से। देन हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी, जिसे हम रिडॉक्स भी बोलते हैं, और उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के लिए एक हमने ट्रिक भी पढ़ ली, ठीक है। ये हमने ट्रिक पढ़ ली, आपको ये ट्रिक भी लर्न रखनी है, तो आप एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में साथ के साथ बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इससे बेटर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो हमने अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने कवर कर लिया, तो अभी हम उस पर टिक लगा देते हैं। तो अभी हमने 6 टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा सबको जो मैंने समझाया, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।